अचानक से असली वारिस हमारे घर के दरवाजे पर आ पहुंचता है। वह सीधे माँ से लिपट जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है और दावा करता है कि वही मेरे पेरेंट्स का असली बेटा है। माँ वहीं की वहीं जम जाती है। लियो जम जाता है, मैं भी जम जाता हूँ। तभी लियो हाथ उठाकर ऐलान करता है, बस अब हम सबका डीएनए टेस्ट होगा। माँ के तो जैसे पैरों से जान ही निकल जाती है। वह तुरंत डैड को कॉल लगाती है। हेरोल्ड, अभी के अभी घर आओ, हो सकता है हम गलत बच्चा घर ले आए हों। फोन के दूसरी तरफ से डैड की आवाज आती है, हाँ मुझे पता है। माँ एकदम रुक जाती है। रुको, तुम्हें कैसे पता? याद है जब तुमने कहा था कि बच्चा बहुत रोता है और उसे बदलने को कहा था, तो मैंने ऐसा बच्चा ढूंढ लिया जो रोता ही नहीं था। माँ अपना माथा पकड़ लेती है। मेरा मतलब डायपर बदलने से था। हेरोल्ड, डायपर बदलो। इसके बाद माँ मेरी स्टडी में आती है। उनकी आवाज इस बार धीमी और बेहद सीरियस होती है। मार्कस, मैं अब तुमसे ये बात और नहीं छुपा सकती। सच्चाई ये है कि तुम हमारे बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें हर दिन अपने बेटे की तरह प्यार किया है और अब हमें तुम्हें जाने देना होगा। मैं यह सोच भी नहीं सकती, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारे बर्थ पेरेंट्स हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। वे अभी नीचे बैठे हैं और उनके साथ वो बेटा भी है जिससे मैं कभी नहीं मिली। वह बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, इतना कि डर लगने लगे। अब जब वो वापस आ गया है, मेरे पास तुम्हें वापस भेजने के अलावा कोई चारा नहीं है। प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ, फिर हाथ आगे बढ़ा देता हूँ। फोन दो। माँ पलके झपकाती है। क्या? मैं उन्हें घूरता हूँ। वो बिलियनियर सीईओ वाली स्टोरी अभी तक खत्म नहीं हुई थी ना? फिर आप इतनी जल्दी दूसरा नॉवेल पढ़ने कैसे लग गई? माँ असहज होकर नजरें चुरा लेती है। उसका ऑथर बहुत स्लो अपडेट करता है, मैंने ड्रॉप कर दिया। मैं सिर हिलाता हूँ। अच्छा, तो आप बिजी हैं, मैं चलता हूँ। माँ तुरंत पूरा ड्रामा मोड ऑन कर लेती हैं। वह घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। मैं जा रही हूँ। जाते समय दरवाजा बंद कर देना। थैंक यू। अगले ही पल उनका सारा एक्ट गायब हो जाता है। वह लंबी सांस छोड़ती है। तुम बहुत बोरिंग हो, थोड़ा साथ नहीं दे सकते थे? बिल्कुल अपने पिता पर गए हो। जीरो फन। मैं उन्हें घूरता हूँ। कैसी माँ अपने रोमांस नॉवेल्स को धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ती है और खाली समय में सीन की रिहर्सल करती है। मैं वापस अपने काम में लग जाता हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजा धड़ाम से खुलता है। लियो अंदर घुस आता है। मार्क्स, बुरी खबर है, तेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। मेरा मतलब तेरा असली भाई आ गया है। मैं लगभग उसके लिए दुख महसूस करते हुए सिर हिलाता हूँ। तू थोड़ा लेट हो गया। मैं पहले ही माँ को पकड़ चुका हूँ। उन्होंने तुझे नहीं बताया। फिर मैं गंभीर चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखता हूँ। सब खत्म हो गया। अब तू माँ का फेवरेट छोटा बेटा नहीं रहा। उन्होंने तुझे छोड़ दिया है। लियो मेरा हाथ पकड़ लेता है। नहीं मार्कस, सुन, मैं सच में सीरियस हूँ। नीचे सच में एक लड़का बैठा है। वह दावा कर रहा है कि वो तेरा भाई है। वह कह रहा है कि तू मम्मी पापा का असली बेटा नहीं है और असली बेटा वह है। माँ पूरी तरह घबरा चुकी है। तुझे खुद जाकर देखना होगा। मैं नीचे चला जाता हूँ। वहां माँ खड़ी है और उनके बगल में एक ब्लीच ब्लॉन्ड अजनबी पहले से ही रो रहा है। माँ, आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही लिया। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसी रही है। मार, डांट, चीख पुकार, मेरे जख्मों को भरने का मौका तक नहीं मिला। उनका हमेशा एक फेवरेट बच्चा था, हमेशा। और जैसे ही दूसरा बच्चा आया, सांस लेना भी गुनाह लगने लगा। मैं पूरा सीन शांति से देखता रहता हूँ, फिर माँ की तरफ देखकर कहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस माँ, ड्रीम कम ट्रू। ये सच में बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। ईमानदारी से कहूँ तो शायद हमें डीएनए टेस्ट की भी जरूरत न पड़े। माँ उलझन में मेरी तरफ देखती है, फिर 2 कदम पीछे हट जाती है। रुको क्या? मार्क्स, आकर मुझे संभालो। मेरे पैरों में जान नहीं बची, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करूं, वह लड़का ईथन पहले ही उनके पास पहुंच चुका होता है। मैं हूं ना माँ, मैं आपको संभाल लूंगा। मैं अभी पापा को फोन करता हूँ, उन्हें तुरंत घर आना होगा। मैं करता हूँ ऐसा लग रहा था जैसे ईथन हर जगह एक साथ मौजूद हो। खुद को इग्नोर करना नामुमकिन बना रहा था। लियो धीरे से बड़बड़ाता है, पूरा ड्रामा, लेकिन टैलेंट जीरो। पक्का माँ का असली बेटा है। केस क्लोज्ड। फिर वो मेरी तरफ देखता है। मार्क्स, अब तेरा खेल खत्मा। मैं तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी ले चल। अगर तू यहाँ से जा रहा है तो मुझे इनके साथ अकेला मत छोड़ना। तभी डैड अंदर आते हैं और किसी के कुछ समझाने से पहले ही बोल पड़ते हैं, जरूरत नहीं, मुझे सब पता है इस पूरे मामले के बारे में। माँ उन्हें घूरती है। तुम्हें पता था? डैड कंधे उचकाते हैं। उस समय फोन तुमने ही किया था। काफी सुविधाजनक है कि अब तुम्हें कुछ याद ही नहीं। मेरा फैसला था। माँ पलके झपकाती है। तुम्हारा फैसला? हाँ, तुमने कहा था बच्चा बहुत रोता है, कहा था कि वो तुम्हें रात भर जगाए रखता है और उसे बदलने को कहा था। तो मैं गया और एक शांत बच्चा ढूंढ लाया। मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। माँ, आपने सच में ऐसा कहा था? माँ दांत पीसती है। मेरा मतलब डायपर बदलने से था। डायपर बदलने? मैं और ईथन बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर ईथन अचानक आगे बढ़ता है। माँ, पापा, प्लीज मार्कस को इसके लिए दोष मत दीजिए। हाँ,
वह 20 साल से ज्यादा समय तक उस जिंदगी में रहा जो मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज उसे घर से मत निकालिए। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे अपना बेटा मान लीजिए। मुझे यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं है, बस मुझे घर के केयर टेकर की तरह रहने दीजिए। मैं आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। आपके पास रहना ही मेरे लिए काफी है, बस इतना ही चाहता हूँ। डैड कुछ सेकंड उसे देखते रहते हैं, फिर सिर हिलाते हैं। इंटरेस्टिंग। पीछे एक स्टोर रूम है, उसे खाली कर सकते हैं, काम चल जाएगा। थोड़ा छोटा है लेकिन साफ रखने में आसान है। मैं 5 मिनट में घर के सारे नियम और डेली शेड्यूल भेज देता हूँ। माँ तुरंत डैड की बाह पकड़ लेती है। बस एक शब्द और नहीं, तुमसे मैं बाद में निपटूंगी। फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ती है। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा होता हूँ। वह तुरंत मेरी आस्तीन पकड़ लेती है। इस घर में जगह की कोई कमी नहीं है। मार्क्स, मत जाओ। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे बर्थ पेरेंट्स कहाँ हैं। आखिर जाओगे कहाँ? तभी ईथन भी आगे बढ़कर मेरा दूसरा हाथ पकड़ लेता है। माँ सही कह रही है मार्क्स, तुम उनके पास वापस नहीं जा सकते। मैं उन लोगों के साथ नरक झेल चुका हूँ। मैं तुम्हें वही सब झेलने नहीं दूंगा। मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स राक्षस है। ऐसा सोचो जैसे तुम कभी उनके थे ही नहीं। उनसे संपर्क मत करना, उनके किसी मैसेज का जवाब मत देना, एक बार भी नहीं। फिर वो थोड़ा और करीब झुकता है। उसकी आवाज अचानक फुसफुसाहट में बदल जाती है। इतने डेंस क्यों बन रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम ये जानते हो तुम मेरी जिंदगी जी रहे थे। किस हक से यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे सब कुछ तुम्हारा हो? 20 साल से ज्यादा काफी नहीं थे। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। ठीक बात है, तो डीएनए रिजल्ट आते ही मैं चला जाऊंगा। मेरी इस शांति की उम्मीद शायद ईथन ने नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी वह मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। जब तक डीएनए रिजल्ट नहीं आते वह हर मौके पर मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे मुझसे बहुत मतलब था। जब भी हम अकेले होते वो कोई ना कोई नया तरीका निकाल देता मुझे परेशान करने का, जैसे उसका पूरा मकसद यही हो कि मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊं। कई बार तो मुझे सच में हैरानी होती थी, क्या इस आदमी में जरा भी हिम्मत है? हर समय रोने को तैयार, छोटी छोटी बातों पर ड्रामा और अंतहीन चाले, बस चाले ही चाले। एक दिन मैं एक पैकेज खोल रहा था, वह वहीं खड़ा हो गया और हमेशा की तरह ताने मारना शुरू कर दिया। ओह मार्कस, तुम्हारी पसंद तो कमाल की है। यह कोट काफी महंगा होगा। मेरी तरह नहीं, मैं कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करता। सालों से नए कपड़े तक नहीं खरीदे। माँ का दिल तुरंत पिघल जाता है। ओ स्वीट हार्ट, माँ तुम्हारे लिए जो चाहिए वो खरीदेगी। अगले ही पल ईथन आदर्श बेटे वाले एक्ट में घुस जाता है। नहीं नहीं, आप दोनों पहले ही बहुत मेहनत करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास रहना ही मेरे लिए काफी है। अपनी सादगी साबित करने के लिए वो डिनर की चिकन हड्डियां तक बचाकर रखता है। कहता है कल इनके शोरबे से नाश्ता बना लूंगा। और ये तो बस शुरुआत थी। जब भी मैं सीढ़ियों के पास से गुजरता वह ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद मिलता, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। फिर जैसे ही माँ दिखाई देती वह अचानक मेरा हाथ पकड़ लेता और पीछे की तरफ ऐसे लड़खड़ाता जैसे मैंने उसे धक्का दे दिया हो। मार्क्स, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्या सच में मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मम्मी पापा का ध्यान अब मेरी तरफ है, लेकिन मैंने ये सब नहीं मांगा था। मैं तो बस अपने पेरेंट्स चाहता हूँ। क्या ये इतना गलत है? मैं बिना कुछ बोले वहां से निकलने लगता हूँ, लेकिन तभी माँ की आवाज गूंजती है, मार्कस मुड़ो। मैं रुक जाता हूँ। इथन से माफी मांगो, उससे माफी मांगो। मैंने तुम्हें खिलाया, मैंने तुम्हें रखा, मैंने इतने साल तुम्हारी परवरिश की, ये जानने के बाद भी कि तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा और तुम थोड़ी सी भी शुक्रगुजारी नहीं दिखा सकते। मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं रखा कि तुम ईथन को बुली करो। अब बहुत हो गया, आज तुम ठीक से माफी मांगोगे, और अगर नहीं मांगी तो तुम्हारे पिता कुछ भी कहे मैं खुद तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं आराम से उनका पूरा भाषण खत्म होने देता हूँ, फिर शांत आवाज में बोलता हूँ, माँ ईथन अभी अभी इस घर में आया है, उसे नहीं पता, लेकिन आपको तो याद होगा पूरा घर सिक्योरिटी कैमरों से भरा हुआ है। फुटेज निकालकर साथ में देख लें। माँ तुरंत अपना माथा पकड़ लेती है। ओ मैं भूल गई थी। फिर वो ईथन की तरफ देखती है। कोई बात नहीं, अगली बार कोई दूसरी स्टोरी लाइन ट्राई करना, और कोई दूसरा कैरेक्टर टाइप भी। यह वाला बहुत बेवकूफ था, मेरी पसंद का नहीं। जब तुम पहली बार घर में आए थे और टूटा हुआ बेचारा दुखी लड़के वाला एक्ट कर रहे थे, वह अच्छा था, उसने तो मुझे भी इम्प्रेस कर दिया था। ईथन का चेहरा सख्त हो जाता है। आप क्या कह रही है? क्या आप कह रही है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कि मैं मार्कस को फंसा रहा हूँ? माँ हाथ हिलाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ईथन का जबड़ा कस जाता है। तो अगर आपका वो मतलब नहीं था तो कैमरे चालू होने के बावजूद आप चुप क्यों खड़ी रही? आपने मुझे पूरा मूर्ख बनने दिया। क्या मैं इस परिवार के लिए सिर्फ एक परफॉर्मिंग मंकी हूँ? माँ सिर थोड़ा टेढ़ा करती है। तो मेरा मतलब था या नहीं था, बस इतना सुनना था। ईथन पूरी तरह टूट जाता है। वो वही खड़ा खड़ा रोने लगता है और माँ उसे देखते हुए बड़बड़ाती है, इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं है, पूरा ड्रामा है लेकिन स्किल जीरो, कन्विंसिंग भी नहीं। शायद तुम्हारे पापा को डीएनए रिजल्ट फेक करके तुम्हें वापस भेज देना चाहिए। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ, फिर माँ की तरफ देखकर कहता हूँ,
आप और डैड सच में एक दूसरे के लिए बने हैं, बिल्कुल एक ही सांचे से निकले हुए लगते हैं। अगली सुबह डैड पूरे घर में आवाज लगाते हैं, इमरजेंसी फैमिली मीटिंग, सब लोग नीचे आ जाओ। लियो लगभग फिसलता हुआ सीढ़ियों से नीचे आता है। क्या डीएनए रिजल्ट आ गए? बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। इस घर में पहले से ही काफी पागल लोग थे और अब एक और जुड़ गया। मेरा दिमाग जवाब देने वाला है। ईथन की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। उसने पूरी रात शायद सोया ही नहीं था। उसका शांत रहने वाला मुखौटा धीरे धीरे टूट रहा था। जैसे ही सब लोग बैठते हैं वो सबसे पहले बोल पड़ता है, अब जब रिजल्ट आ गए हैं तो आप लोग आखिर करने क्या वाले हैं? जहां तक मुझे पता है मार्क्स के नाम पर कई प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट्स है, सालों से मिले बर्थडे गिफ्ट्स है, कमिंग ऑफ एज प्रेजेंट्स है। मैं इसे इस घर में रहने देना इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ मेरा था वह सब वापस आना चाहिए। और लेन फैमिली की बेटी से जो एंगेजमेंट है वह भी अब खत्म हो जानी चाहिए। क्या आपने लेन फैमिली से बात की? वे एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हैं। फिर वो मुस्कुराता है, पर्सनली मुझे तो एंगेजमेंट जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उस लड़की को देखा है, वो काफी खूबसूरत है। तभी डैड उसे बीच में रोक देते हैं। रुको, पहले ये देखो। वह एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। ईथन तुरंत उसे फाड़कर खोलता है और अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। यह सही नहीं हो सकता। मैं आपका बेटा कैसे नहीं हो सकता? मैंने अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को बात करते सुना था। मैंने साफ सुना था कि उन्होंने जानबूझकर बच्चों को बदल दिया था। वे चाहते थे कि उनका असली बच्चा अमीरों वाली जिंदगी जिए। वे अमीर लोगों से नफरत करते थे, इसलिए अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालते थे। माँ उलझन में मेरी तरफ देखती है। तुमने अपने पिता को कब फोन किया? मैंने तो तुम्हें कहीं कॉल करते नहीं देखा। मुझे पता कैसे नहीं चला। मैं कंधे उचका देता हूँ। मैंने फोन नहीं किया। मैं तो पूरे समय आपके साथ था। और सोचिए, हम कुछ मिनटों की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी डैड फेक डीएनए रिपोर्ट नहीं बना सकते। माँ कुछ देर सोचती है, फिर धीरे धीरे सिर हिलाती है। क्या इसे शादीशुदा लोगों की छठी इंद्री कहते हैं? ईथन की आंखें फैल जाती है। अचानक वह मेरी तरफ उंगली तान देता है। किसी ने सैंपल बदल दिए हैं। बाल तुमने बदले हैं, है ना? तुम ये जिंदगी छोड़ना नहीं चाहते। तुम क्लो को मुझे नहीं देना चाहते, इसलिए तुमने हमारे हेयर सैंपल बदल दिए। तुम बेशर्म हो, बिल्कुल अपने असली पेरेंट्स की तरह। खुद कुछ कमाने की औकात नहीं, हमेशा किसी और की जिंदगी और पैसा चुराने के पीछे पड़े रहते हो। घटिया, नीच। और इतना कहकर वह सच में मुझ पर घूंसा चला देता है। लेकिन उसकी मुक्केबाजी, उसकी एक्टिंग जितनी ही कमजोर निकलती है, मैं लगभग हिलता तक नहीं। लेकिन तभी हमारे पीछे से एक जानी पहचानी खुशबू आती है। मैं मुड़कर देखता हूँ और पता चलता है कि बिना किसी के ध्यान दिए क्लो मेरे ठीक पीछे खड़ी है। और वो अकेली नहीं आई, उसके साथ मिस्टर लेन भी है। डैड का चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है, जैसे उन्होंने कुछ बहुत कड़वी चीज निगल ली हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर लेन हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, क्या आपने ही मुझे नहीं बुलाया था? पूरी एलिगेंस, पूरा कंपोजर, जैसे दुनिया की कोई चीज उन्हें परेशान नहीं कर सकती। डैड ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया, जरा भी नहीं। कहानी ये थी कि जब माँ जवान थी तब उनका और मिस्टर लेन का कुछ चल रहा था। फिर किसी गलतफहमी की वजह से दोनों अलग हो गए। लेकिन मिस्टर लेन कभी उस बात से बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच एंगेजमेंट फिक्स करवा दी, ताकि किसी न किसी तरह रिश्ता बना रहे। डैड इस फैसले के सख्त खिलाफ थे, लेकिन माँ की वजह से उन्हें मानना पड़ा। समय के साथ डैड को क्लो पसंद आने लगी, लेकिन मिस्टर लेन को हराने की उनकी इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। सालों से वो किसी न किसी बहाने इस एंगेजमेंट को तोड़ने का मौका ढूंढ रहे थे। इसलिए यह सुनना कि डैड ने खुद मिस्टर लेन को बुलाया है, मुझे काफी संदिग्ध लग रहा था। मिस्टर लेन आराम से आगे बोलते हैं, कुछ दिन पहले आपने मुझसे संपर्क किया था। आपने कहा था कि बच्चों के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। आप एंगेजमेंट पर बात करना चाहते थे, कैंसिल करनी है या सिर्फ ग्रूम बदलना है। मैं उस समय बिजनेस के काम से शहर से बाहर था। आज लौटा हूँ और सीधे यहाँ आ गया। डैड की आंख फड़कती है। डीएनए रिजल्ट आज आए हैं और तुम भी आज ही आ गए। आखिर किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे साफ समझ आ जाता है, डैड ने कोई जाल बिछाया था और मिस्टर लेन बिना फंसे उसके ऊपर से निकल गए। एक और क्लीन मिस। मुझे मानना पड़ेगा, यह आदमी सच में लोमड़ी है। इसमें कोई कमजोरी पकड़ना मुश्किल है। तभी ईथन की नजर क्लो पर पड़ती है। वह अपना कॉलर ठीक करता है और पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ता है। असल में मैं तुम्हारा असली फियांसे हूँ। मैं इस परिवार का सच्चा वारिस हूँ। वह क्लो की तरफ कदम बढ़ाता है, लेकिन क्लो सिर्फ मेरी तरफ देखती है। फिर पूछती है, यह कौन है? क्या यह खास तौर पर मेरे लिए यहाँ आया है? कुछ गलतियां इंसान कर सकता है और फिर भी बच सकता है, लेकिन गलत शब्द उनमें से नहीं होते। बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रही थी। उल्टा उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे ईथन के बारे में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मार्क्स यहाँ बहुत ज्यादा चाउस हो गया है। कुछ दिनों के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? कम से कम थोड़ी शांति तो मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, डैड बीच में कूद पड़ते हैं। मैं साफ सुन सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मार्कस तुम्हारे घर क्यों रहेगा? डीएनए रिजल्ट यही मौजूद है और तुम यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रहे हो? अगर किसी को साथ ले जाना है तो उस नकली वाले को ले जाओ। मेरे बेटे से अपने हाथ दूर रखो। ईथन का चेहरा लाल पड़ जाता है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं दूसरा डीएनए टेस्ट चाहता हूँ। तभी लियो बोल पड़ता है, वैसे ईमानदारी से कहूँ तो ईथन सच में माँ जैसा दिखता है,
कहीं डैड से गलती तो नहीं हो गई, शायद एक बार और टेस्ट करवा लेना चाहिए। माँ तुरंत हाथ हिलाकर बात टाल देती है, जरूरत नहीं है, मेरा चेहरा बहुत कॉमन है, मेरे जैसे दिखने वाले लोग दुनिया में बहुत है, इसका कोई मतलब नहीं है। डैड मेरी तरफ देखते हैं, मुझे दोबारा टेस्ट करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना माथा पकड़ लेता हूँ। इतना सब होने के बाद भी हम फिर वहीं आ गए थे जहां से शुरू हुए थे। फिर डैड मिस्टर लेन की तरफ मुड़ते हैं। अभी मेरे बेटे की स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, तो सीधा जवाब दीजिए, आपका परिवार हिल फैमिली के वारिस से रिश्ता रखना चाहता है या खास तौर पर मार्क से? मुझे सीधा जवाब चाहिए। मैं डैड को देखता हूँ, वो लगभग हाथ रगड़ रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे कि मिस्टर लेन कोई एक पक्ष चुने ताकि वो उसी बात का इस्तेमाल माँ के सामने उनके खिलाफ कर सके। सच कहूँ तो मेरा मन कर रहा था कि अपना चेहरा ढक लूं। इतने सारे मौकों में से डैड को यही मौका मिला था अपनी पोज मारने का। मिस्टर लेन हमेशा की तरह पहले बोलते हैं, मार्क अपने पिता को देखो। जरा सा शक हुआ कि शायद तुम उनके बेटे नहीं हो और वह तुम्हें बदलने के लिए तैयार हो गए। एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें छोड़ दिया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद चिंता करते करते पहले ही गिर पड़ता, फिर बाकी सब कैसे संभाल पाता। लेकिन जब इसके बारे में सोचते हो तो सच यही है कि तुम्हारे पिता मुझसे कहीं ज्यादा काबिल आदमी हैं। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी माँ ने उस समय इन्हें चुना था। मेरी माँ, जिन्होंने शायद जरूरत से ज्यादा रोमांस नॉवेल पढ़ रखे थे। इस तरह की स्मूथ बातें उन पर बहुत आसानी से असर करती थी। वह डैड को ऐसे घूरने लगती है जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। डैड की आवाज तुरंत ठंडी हो जाती है, मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारी ये आदत कभी नहीं बदलेगी। कितनी बार कह चुका हूँ, मेरे और तुम्हारी माँ के बीच कुछ नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे बस। लेकिन तुम कभी मानते ही नहीं, और हर बार मार्कस और क्लो की एंगेजमेंट खराब करने का कोई नया तरीका निकाल लेते हो। कैसा बाप ऐसा करता है? मिस्टर लेन हल्की सांस छोड़ते हैं, उनके चेहरे पर दुखी मुस्कान आ जाती है। विवियन, इन पर ज्यादा सख्त मत हो, गलती मेरी है, मैं ही बेकार हूँ और मेरी बेटी भी उसकी कीमत चुका रही है। डैड के दांत भींच जाते हैं, जबड़ा कस जाता है। इससे पहले कि माँ पूरी तरह उनकी बातों में बह जाएं, मैं आगे बढ़कर उनके सामने खड़ा हो जाता हूँ। माँ, अभी सिर्फ एक चीज मायने रखती है और वह है डीएनए टेस्ट दोबारा करवाना। कोई जरूरत नहीं, डैड बिना एक सेकंड गवाए बोलते हैं। मार्क्स हमारा बेटा है, मुझे पूरा यकीन है और मैं किसी को भी उसे हमसे दूर नहीं ले जाने दूंगा। मिस्टर लेन हल्की मुस्कान के साथ डैड की तरफ देखते हैं। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि असली निशाना मैं हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो जब तक विवियन खुश है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड ऐसे लग रहे थे जैसे अभी फट पड़ेंगे। तभी क्लो मेरी तरफ मुड़ती है। ठीक है, अब कोई मुझे समझाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। माँ डैड की बांह पकड़ लेती है। तुम मजाक कर रहे हो ना, तुमने सच में बच्चों को बदल नहीं दिया था। मुझे बताओ कि तुमने ऐसा नहीं किया। फिर वो माथा पकड़ लेती है। और वैसे भी आखिर कौन ऐसा इंसान होगा जो उसे बदल दो सुनकर पूरा बच्चा ही बदल दे। उधर ईथन का आत्मविश्वास तेजी से टूटने लगा था। नहीं, ये सही नहीं हो सकता, मैं आपका बेटा हूँ। माँ, पापा, आप मुझे ऐसे कैसे ठुकरा सकते हैं? लेकिन उसके सवाल का जवाब कोई देता उससे पहले ही मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक औरत अंदर घुस आते हैं। उनके कपड़े पुराने और घिसे हुए थे। अंदर आते ही आदमी की नजर सीधी ईथन पर पड़ती है और उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। तो तू यहाँ छिपा हुआ था? आदमी की नजर सीधी ईथन पर टिक जाती है। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो किसी दुश्मन को देख रहा हो। तो तू यहाँ छिपा बैठा था हरामखोर, अमीर लोगों को बेवकूफ बनाने का ड्रामा कर रहा है। हाँ, तुझे लगता है मैं तुझे नहीं ढूंढ पाऊंगा? आज तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। वो सीधे ईथन की तरफ लपकता है। तुझे क्या लगा किसी अमीर फैमिली में घुस जाएगा और राजा बनकर रहेगा, और ऊपर से तूने हम पर बच्चा चुराने का इल्जाम भी लगा दिया। पता भी है उसके लिए कितनी सजा होती है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ खड़ी औरत की नजर मुझ पर पड़ती है। उसके चेहरे पर गुस्से का नामो निशान तक नहीं था। वहां सिर्फ अपनापन था, सिर्फ प्यार। क्लो धीरे से मेरे पास आ खड़ी होती है। ठीक है, अब तो कोई मुझे बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। फिर वो उस औरत की तरफ बढ़ती है। मैडम, मुझे एक अंदाजा लगाने दीजिए। लेकिन उससे पहले ही डैड घूमकर उसकी तरफ उंगली कर देते हैं। चुप, तुम पहले ही जरूरत से ज्यादा बोलती हो। तुम्हारे पिता मेरे लिए काफी सिरदर्द है। अब तुम भी मेरा पल चुराने चली आई हो। मुसीबत मोल लेना चाहती हो क्या? कमरे का माहौल देखकर क्लो तुरंत चुप हो जाती है और आखिरकार डैड सच बताना शुरू करते हैं। पता चलता है कि जब हम सब डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे तब डैड अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन चला रहे थे। उन्होंने उस रात के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स निकलवाए, फिर उन्हें डीएनए रिजल्ट्स से क्रॉस चेक किया और धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आ गई। रीड फैमिली ने सच में बच्चों की अदला बदली की थी। इस हिस्से में ईथन झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था। जिस रात बेबी ईथन को माँ के बगल में हॉस्पिटल के कमरे में रखा गया, वो पूरी रात लगातार रोता रहा। इतना रोया कि माँ की नींद दर्जनों बार टूटी। आखिरकार माँ तंग आ गई। हैरोल्ड, इसके बारे में कुछ करो, ये बस रोए जा रहा है, मुझसे अब नहीं सहा जाता। और यही वो पल था जहां से पूरी कहानी पटरी से उतर गई। डैड जो माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे और जो उस समय तक
बच्चे की लगातार रोने की आवाज से खुद भी परेशान हो चुके थे। उन्होंने बेबी ईथन को उठाया और पूरे मैटरनिटी वार्ड में घूमना शुरू कर दिया। उस रात उस फ्लोर पर कुल 5 नवजात बच्चे थे। डैड ने एक एक को देखा, फिर उनमें से जिस बच्चे का चेहरा उन्हें सबसे अच्छा लगा उसे उठा लिया और घर ले आए। वह बच्चा मैं था। पूरा कमरा खामोश हो जाता है। रीड दंपति का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। क्या? नहीं, यह नामुमकिन है। ऐसी चीजें असल जिंदगी में नहीं होती। मिस्टर रीड कांपती उंगली से डैड की तरफ इशारा करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। इतने सालों तक हम अपने ही बेटे को मारते रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम बस हमें हटाना चाहते हो क्योंकि ईथन बिगड़ चुका है, इसलिए तुम ये पूरी कहानी बना रहे हो। फिर वो कमरे की तरफ हाथ घुमाता है। मुझे पहले से शक था। इतना बड़ा घर और सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं। मिसेस रीड भी तुरंत उसकी बात मान लेती है। बिल्कुल, यह पूरा सेटअप है। हमारे खिलाफ जाल बिछाया गया है। लेकिन क्लो अभी भी सोच में डूबी हुई थी। वह डैड की तरफ देखती है। लेकिन आपको इतना यकीन कैसे है? सिर्फ एक डीएनए टेस्ट, उसी के भरोसे। डैड हंस पड़ते हैं। फिर अपनी जैकेट से कागजों का एक मोटा बंडल निकालते हैं। एक डीएनए टेस्ट गलत हो सकता है, लेकिन इतने सारे एक साथ गलत नहीं हो सकते। वह एक एक रिपोर्ट दिखाना शुरू करते हैं। मार्क्स और माँ, मार्क्स और लियो, ईथन और माँ, ईथन और मैं, ईथन और लियो। हम हिल फैमिली वाले काम अधूरा नहीं छोड़ते। हम हर चीज पूरी तरह चेक करते हैं। रीड फैमिली के चेहरे धीरे धीरे उतरने लगते हैं। उन्हें समझ आने लगा था कि इस बार मामला उनके हाथ से निकल चुका है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सब कुछ शांत होने के बाद डैड ने पुलिस को कॉल कर दिया और तभी पता चला कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें सिर्फ बच्चों की अदला बदली का मामला ही नहीं मिला था, उन्हें कुछ और भी मिल गया था, कुछ बहुत बड़ा। रीड फैमिली कई चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसों से जुड़ी हुई थी। जब पहली बार बच्चों को बदलने वाली उनकी चाल काम कर गई तो उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया। अगर एक बार काम कर गया तो इसे बिजनेस क्यों न बना लिया जाए। शुरुआत में ये सिर्फ एक ख्याल था, लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने इसके बारे में सोचा उतना ही उन्हें ये शानदार लगने लगा और आखिरकार उन्होंने सच में इसे बिजनेस बना लिया। कमरे का माहौल और भारी हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्लो अचानक ईथन की तरफ देखती है, फिर धीरे से पूछती है, एक बात बताइए, जब आप पहली बार यहाँ आए थे तब आप बिल्कुल विवियन आंटी जैसे क्यों दिखते थे? ये सवाल सुनकर सबकी नजर ईथन पर टिक जाती है। डैड बिना इंतजार किए जवाब दे देते हैं, क्योंकि उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। पूरा कमरा फिर से चुप हो जाता है। डैड आगे बोलते हैं, उसके अपने हिसाब से लगभग 40% चेहरा बदला गया था। ईथन का चेहरा उतर जाता है। डैड ठंडी आवाज में बोलते रहते हैं, उसे लगा सिर्फ डीएनए टेस्ट 20 साल की यादों और रिश्तों को नहीं हरा पाएगा, इसलिए उसने एक ऐसा चेहरा बना लिया जो तुम्हारी माँ जैसा दिखे, ताकि तराजू उसकी तरफ झुक जाए। और उसने जानबूझकर तुम्हारी माँ की शक्ल चुनी, क्योंकि उसे लगता था कि महिलाएं ज्यादा भावुक होती है, उन्हें प्रभावित करना आसान होता है। माँ की भौहें सिकुड़ जाती है। ईथन की नजरें नीचे झुक जाती है। डैड हल्का सा हंसते हैं, लेकिन उसने एक चीज का हिसाब नहीं लगाया। यह परिवार किसी नॉवेल की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता। पूरी मेहनत बेकार गई। कुछ ही देर बाद रीड दंपति को पुलिस अपने साथ ले जाती है, लेकिन ईथन, उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह लगातार हमारे आसपास मंडराने लगा। हालांकि मेरे आसपास नहीं, क्लो के आसपास। जहां भी क्लो जाती वह वहां पहुंच जाता। एक दिन तो वो सीधे उसके सामने जा खड़ा हुआ। क्लो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे माता पिता ऐसा सब कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह खत्म होगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? हो सकता है इस परिवार पर मेरा दावा झूठा था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स असली है। क्या तुम मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दोगी? मुझे तुम्हें दिखाने दो कि किस्मत को छोड़कर हर मामले में मैं मार्कस हिल से बेहतर हूँ। मैंने वहीं उसे रोक दिया। बस बहुत सुन लिया। ईथन, निकल यहाँ से। मैं सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करता हूँ और अगले ही पल उसे बाहर ले जाया जाता है। क्लो उसे जाते हुए देखती रहती है, फिर मेरी तरफ मुड़ती है। क्या वो सच में ठीक है? वह मुझसे माफी क्यों मांग रहा था? मैं हंस पड़ता हूँ। क्या यह समझना इतना मुश्किल है? तुम्हारे करीब आने के लिए उसके पास और कौन सा बहाना बचा है? क्लो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती है। ऐसे मत मुस्कुराओ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार उसने बिना पूछे मुझे किस करने की कोशिश की थी। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। तुम हो या नहीं हो, ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां मैं उसके साथ रहूं। पूरा क्रीप है। फिर वो अचानक कुछ याद करके मेरी तरफ दिखती है। वैसे एक बात अजीब है, यह मेंबर्स ओनली प्राइवेट क्लब है। यहाँ की मेंबरशिप 1 मिलियन से शुरू होती है। तुम उसे अंदर लेकर नहीं आए थे, तो वो अंदर आया कैसे? मैं कुछ पल सोचता हूँ, फिर धीरे से बोलता हूँ, किसी ने उसकी मदद की होगी, वरना उसे मेरे शेड्यूल की इतनी सटीक जानकारी कैसे होती? क्लो की आंखें हल्की सिकुड़ जाती है। इन दिनों तुम्हारे पिता और मेरे पिता के बीच चल रही कोल्ड वॉर काफी गर्म हो गई है। तुम्हारे पिता को मेरे पिता कभी पसंद नहीं थे, लेकिन मेरे साथ हमेशा ठीक रहते थे। लेकिन जब से असली वारिस वाला मामला शुरू हुआ है, वह मुझे ठीक से देखते तक नहीं। मैं उसे घूरता हूँ। क्या तुम कहना चाहती हो कि ईथन ने डैड का मेंबरशिप कार्ड इस्तेमाल किया? क्लो तुरंत हाथ उठा देती है। मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे आखिरी चीज यही चाहिए कि तुम्हारे पिता मुझ पर आग लगाने का आरोप लगा दे। मैं हंस देता हूँ।
ऊपर से मासूम और मीठी दिखने वाली क्लो मौका मिलते ही अपने पिता की तरफ से वार करने में बिल्कुल नहीं चूकती थी। और सच कहूं तो ये काफी इम्प्रेसिव था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा था। माँ डैड से नाराज थी। डैड अपनी नाराजगी लेन फैमिली पर निकाल रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले ने उनकी सारी छिपी हुई दुश्मनी माँ के सामने खोल कर रखती थी। डैड जानते थे कि इससे वो बुरे दिखेंगे, तो क्या वो सच में इतने बेवकूफ हो सकते थे कि जानबूझकर ईथन को क्लो के सामने ड्रामा करने भेज दे। मैं कुर्सी से उठ खड़ा होता हूँ। लगता है डैड से सीधे बात करने का समय आ गया है, लेकिन मैं घर तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। मैं घर वापस जाने के लिए निकल पड़। अंधेरा हो गया। मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने क्या देखा था। जब मेरी आंख खुली तो पूरा शरीर झूल रहा था। मैंने नीचे देखा, एक बोट। मैं किसी बोट पर था। मेरे दोनों हाथ पीठ के पीछे मोटी रस्सियों से बंधे हुए थे। पैर भी कसकर बांधे गए थे, इतने कसकर कि हिलना तक मुश्किल था। तभी किसी की आवाज सुनाई देती है, इसे समंदर के बीच में ले जाओ, फिर नीचे फेंक दो, कोई इसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। तो आखिरकार ईथन का असली निशाना पूरे समय मैं ही था। मैं समझ रहा था कि उसका टारगेट क्लो है, लेकिन असल में वह मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। हालांकि एक बात अब भी समझ नहीं आ रही थी, अगर मैं मर भी जाता तो भी वो हिल फैमिली का असली वारिस नहीं बन सकता था। मैं सामने खड़े आदमी की तरफ देखता हूँ। वो मिस्टर रीड थे। मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, सच कहूँ तो इतना सब करने के बाद भी तुम लोग और क्राइम करने निकल पड़े, ये मेरी समझ से बाहर है। मिस्टर रीड नाक से हंसी छोड़ते हैं। अच्छी कोशिश। जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तुरंत मेरी चाल पकड़ ली थी, और ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। जो आदमी सालों तक चाइल्ड ट्रैफिकिंग चलाकर पकड़ा ना गया हो, उसे एक साधारण सवाल से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मिस्टर रीड मुस्कुराते हैं। तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुझे लगता है मैं सब कुछ उगल दूंगा? मैं और ईथन अलग हो गए हैं। दो तरफ से हमला। वह उस बेवकूफ लेन लड़की के पीछे जाएगा और मैं तुझे खत्म करूंगा। तो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएगा, और फिर तेरे माता पिता उस खाली जगह को भरने के लिए बेताब हो जाएंगे। तब ईथन अंदर आएगा, तेरी जगह लेगा, उनका ख्याल रखेगा। हिल फैमिली का सब कुछ हमारा हो जाएगा। वो जोर से हंसता है। क्या यही सपना मैंने नहीं देखा था? जब बच्चों को बदला था। उसकी हंसी पूरे केबिन में गूंजने लगती है, लेकिन तभी मिसेज रीड चिढ़कर बोल उठती है, बस भी करो, तुम पहले ही बहुत ज्यादा बोल चुके हो। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। काम खत्म करो अभी। फिर वो मेरी तरफ देखती है। उनकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर सब कुछ वैसे होता जैसा होना चाहिए था, तो सालों तक मार खाने वाला मेरा ईथन नहीं, तू होता। हर बार जब मैं सोचती हूँ कि उसने क्या झेला, मेरा मन करता है तुझे उन सारे दिनों का दर्द महसूस करवाऊं। अपने आप को लकी समझ, मैं जल्दी खत्म कर दूंगी। मिस्टर रीड मेरी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस बार मैं पहले बोलता हूँ, रुको। दोनों रुक जाते हैं। मैं सीधे मिस्टर रीड की आंखों में देखता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ईथन तुम्हारी तरफ है? मिस्टर रीड की भौं सिकुड़ जाती है। मैं आगे बोलता हूँ, सोचो, तुमने कितने साल उसे पीता, कितने साल उसे तकलीफ दी। उसके पास तुमसे नफरत करने की हर वजह है, तो वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा? उसने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हें मेरे पीछे भेजा ताकि तुम पूरी तरह फंस जाओ, मर्डर भी कर दो, और फिर हमेशा के लिए जेल चले जाओ। मिसेज रीड चीख पड़ती है, इसकी बात मत सुनो। लेकिन मैं बिना रुके बोलता रहता हूँ, और एक बात मत भूलो, मेरा एक भाई है। सिर्फ मुझे खो देने से मेरे माता पिता किसी अजनबी को अपनी सारी दौलत नहीं दे देंगे। लेकिन अगर ईथन तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे, खुद हीरो बनकर सामने आए, तो क्या पता मेरे माता पिता उसके लिए नरम पड़ जाए। वह मेरी जगह ले लेगा, लड़की भी पा जाएगा, जिंदगी भी। और तुम दोनों बस वो सीढ़ियां हो जिन्हें वो ऊपर चढ़ने के बाद लात मारकर गिरा देगा। मिसेज रीड फिर चीखती है, बस करो, ईथन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसे अभी खत्म करो। मैं उनकी तरफ देखता हूँ। सच में? तो फिर एक बात बताओ, अगर प्लान यही नहीं है, तो वो खुद मुझे मारने क्यों नहीं आया? तुम्हें क्यों भेजा? तुम ही ये काम क्यों कर रहे हो? वह खुद क्यों नहीं? कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। मिस्टर रीड की आंखों में कुछ बदलता है, जैसे पहली बार उन्होंने इस बात के बारे में सच में सोचा हो। धीरे धीरे उनकी नजर अपनी पत्नी की तरफ जाती है। मिसेज रीड अब भी शांत बैठी थी, ठंडी, सांप की तरह हमला करने के लिए तैयार। और अगले ही सेकंड दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। बोट के अंदर ही दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, और ठीक उसी पल एक और आवाज सुनाई देती है, मार्कस। मैं मुड़कर देखता हूँ। डैड पहुंच चुके थे, और उनके साथ क्लो भी थी। डैड के पहुंचते ही पूरा माहौल बदल जाता है। क्लो की उंगलियां अब भी हल्का हल्का कांप रही थी। जैसे ही वह मुझे देखती है, वह राहत की सांस छोड़ती है। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। किस्मत अच्छी थी कि वो नेकलेस सस्ता था। उन्होंने उसे उतारने की जहमत नहीं उठाई। उसी की वजह से हम सिग्नल ट्रैक कर पाए और इतनी जल्दी तुम्हारे पास पहुंच गए। मैं अनजाने में अपने गले की तरफ हाथ ले जाता हूँ, वही पुराना क्रॉस नेकलेस जिसे मैं सालों से पहने हुए था। और फिर अचानक एक पुरानी याद सामने आ जाती है। जब मैं 5 साल का था, डैड ने ये नेकलेस माँ के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर खरीदा था। उस समय एक नया क्रॉस नेकलेस लॉन्च हुआ था। माँ उस पर पूरी तरह फिदा थी। हर दिन उसकी फोटो देखती थी, रिलीज डेट गिनती थी,
बस इंतजार कर रही थी कि कब वो मार्केट में आए और वो उसे खरीद सके। डैड ने ये सब चुपचाप नोटिस किया। उन्होंने नेकलेस की हर डिटेल याद कर ली। सोचा कि बर्थडे पर माँ को सरप्राइज देंगे, लेकिन रिलीज वाले दिन कुछ ही मिनटों में पूरा स्टॉक खत्म हो गया। डैड के हाथ कुछ नहीं लगा। वापस लौटते समय उन्हें रास्ते में एक सस्ती दुकान दिखी और वहां शोकेस में बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक नेकलेस टंगा हुआ था। डैड अंदर गए, उसे खरीदा और पूरे रास्ते खुद से खुश होते रहे। उन्हें लगा उन्होंने कमाल कर दिया। नतीजा, माँ ने उन्हें ऐसी डांट लगाई कि पूछो मत। पूरा एक हफ्ता उन्हें अलग कमरे में सोना पड़ा। लेकिन उस समय डैड ने बड़ी गंभीरता से कहा था, स्वीट हार्ट, सोचो तो सही कितना रोमांटिक है। अगर तुम्हें कभी कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें तुरंत ढूंढ लूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। माँ का जवाब आज भी मुझे याद है। ये सबसे बेकार बहाना है जो मैंने अपनी जिंदगी में सुना है। कोई घटिया वेब नॉवल राइटर भी वर्ड काउंट बढ़ाने के लिए इतना खराब नहीं लिखेगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आखिरकार वो नेकलेस मेरे पास आ गया और मैंने उसे कभी उतारा ही नहीं। एक तरह से यह मेरा तरीका था यह कहने का कि मुझे उसके पीछे की भावना सच में पसंद थी। उसी वजह से बाद में माँ का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया और डैड को उन्हें असली नेकलेस गिफ्ट करने का दूसरा मौका मिल गया। लेकिन उसके बाद भी मैं इस सस्ते वाले नेकलेस को पहनता रहा। आदत बन गई थी, कभी उतारने के बारे में सोचा ही नहीं। और आज उसी नेकलेस ने मेरी जान बचा ली। मैं डैड की तरफ देखता हूँ। वैसे डैड, इथन के पास आपका मेंबरशिप कार्ड कैसे पहुंचा? मेरी आवाज शांत थी, लेकिन मैं ये बात छोड़ने वाला नहीं था। अगर वो कोई ऐसी जगह नहीं होती जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो शायद मैं कभी अपनी गार्ड नीचे नहीं करता। डैड एक पल के लिए पलके झपकाते हैं। क्या मैंने दिया था? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता बेटा। फिर हमेशा की तरह तुरंत बात घुमाने की कोशिश करते हैं। वैसे तुम लेन फैमिली के प्राइवेट क्लब में थे ना? तुम्हें मिस्टर लेन की नाक के नीचे से उठा लिया गया और उन्हें कुछ पता तक नहीं चला। आखिर वो आदमी किस काम का है? मार्कस, इसे ऐसे मत जाने देना। इसका जवाब उससे मांगो। मिस्टर लेन धीरे से सांस छोड़ते हैं। वह सही कह रहे हैं। यह मेरी गलती थी, बस इतना सुनना था। डैड तुरंत कूद पड़ते हैं। देखा देखा, खुद मान रहा है। अगर उसने दरवाजा नहीं खोला होता तो ईथन उसके क्लब में घुसता कैसे? मैं हाथ उठा के डैड को रोक देता हूँ। और एक बात, डैड, क्या आप मुझे अभी सच बताएंगे या पहले माँ को बताना पसंद करेंगे? डैड तुरंत चुप हो जाते हैं। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा रहता है। फिर वो असहाय चेहरा बनाते हैं। अरे बेटा, थोड़ी दया करो। वो चेहरा था, उसके पास तुम्हारी माँ वाला चेहरा था। जिस पल मुझे पता चला कि वो मेरा बेटा नहीं है, उसे देखकर मेरी रूह कांपने लगी। मैं उसे पैसे देकर उसका असली चेहरा वापस लाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो सर्जरी हटवा दे, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसे मेरा मेंबरशिप कार्ड चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। अगर पता होता तो मैं कभी उसे नहीं देता। इसके बाद मिस्टर और मिसेज रीड दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। उन पर पहले से ट्रैफिकिंग के केस चल रहे थे। अब किडनैपिंग का आरोप भी जुड़ गया। कम से कम 15 साल की सजा तो तय थी। जहां तक इथन की बात थी, एक साथी अपराधी होने के नाते उसे भी जेल जाना चाहिए था। लेकिन मिसेज रीड ने पूरा दोष अपने सिर ले लिया। हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। आखिरी पल तक लड़ती रही और नतीजा ये हुआ कि ईथन साफ बचकर निकल गया। उस पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। लेकिन जेल से बाहर आने के पहले ही दिन डैड ने उसके लिए लोग तैयार करके रखे हुए थे। वे उसे सीधे एक कॉस्मेटिक क्लिनिक ले गए और उसका असली चेहरा वापस करवा दिया। इसलिए जब वो दोबारा मुझे ढूंढने आया तो मैं उसे पहली नजर में पहचान ही नहीं पाया। जब ईथन दोबारा मेरे सामने आया तो मैं उसे पहली नजर में पहचान ही नहीं पाया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब उसमें माँ जैसी कोई झलक नहीं थी। वह अपने असली रूप में वापस आ चुका था। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुझे समझ आ गया कि ये वही है। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और वो लगभग पागलों की तरह दिख रहा था। तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? तुम्हें तो समंदर के तल में पड़ा होना चाहिए था। फिर माँ और पापा मुझे अपना लेते, क्लू मेरी होती। ये सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत करीब था, बस थोड़ा सा और। मैं लगभग पहुंच ही गया था। वो अपने बाल पकड़ लेता है। मुझे मेन कैरेक्टर बनना था। सबको मुझसे प्यार करना था। सबको मेरी रक्षा करनी थी। ये सही नहीं है। कहानी ऐसे नहीं चलती। मैंने जितने भी नॉवल पढ़े हैं उनमें से कोई भी ऐसे खत्म नहीं हुआ। मैं चुपचाप अपना फोन निकालता हूँ और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। अब जाकर मुझे समझ आया कि ये हमेशा इतना अजीब क्यों था। बहुत ज्यादा रोमांस वेब नॉवल, बहुत ज्यादा रोमांस वेब नॉवल। मैं वीडियो सेव करता हूँ और सीधे माँ को भेज देता हूँ, साथ में एक मैसेज भी। देख रही हो, बहुत ज्यादा रोमांस नॉवल पढ़ने का यही नतीजा होता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ सेकंड बाद माँ का जवाब आता है। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। मैंने सब डिलीट कर दिया है, एक भी नहीं छोड़ा। अब मैं कोई रोमांस नॉवल नहीं पढ़ती। यकीन नहीं है तो लियो से पूछ लो। क्या मैंने हाल ही में उसे अपने किसी सीन में घसीटा है? एक बार भी नहीं। तुम्हारी माँ बदल चुकी है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन मुझे कुछ और ही सुनने को मिला था। असल में डैड के ईथन के चेहरे को लेकर इतने परेशान रहने की वजह कुछ और थी। माँ लोगों से कह रही थी कि डैड बदल गए हैं, कि अब वो उनसे पहले जैसा प्यार नहीं करते, कि उन्होंने अपने पास एक ऐसा लड़का रख लिया है जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता है। और यही बात डैड को अंदर से खाए जा रही थी। लेकिन मैंने इस बारे में और कुछ नहीं कहा और न ही ईथन पर अपना समय बर्बाद किया। आखिरकार
अपने दिल की भलाई के कारण मैंने उसके लिए शहर के सबसे अच्छे साइकियाट्रिक फैसिलिटी में जगह का इंतजाम कर दिया। वहां उसे भर्ती करा दिया गया। फिर मैंने उसकी रोज की रिपोर्ट्स इकट्ठा करनी शुरू कर दी और उन्हें सीधे माँ के नॉवेल ऐप पर अपलोड कर देता था, ताकि वो अपनी रेगुलर रीडिंग की जगह इन्हें एजुकेशनल मटेरियल की तरह पढ़ सके। कुछ समय बाद मुझे वहां से अपडेट्स मिलने लगे। ईथन की हालत अंदर लगातार बिगड़ रही थी। वो पूरी तरह बिखर चुका था। कभी रोता, कभी चिल्लाता, कभी घंटों तक खुद से बातें करता। एक दिन रिपोर्ट में लिखा था, यह दुनिया असली नहीं है, यह एक नॉवेल है। मैं इस कहानी का विलन हूँ। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि अगर मैं मुसीबत पैदा करना बंद कर दूं, तो ऑथर के पास प्लॉट ही खत्म हो जाएगा, वर्ड काउंट गिर जाएगा, डेडलाइन मिस हो जाएगी। मैं रिपोर्ट पढ़कर सिर पकड़ लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी तरह किसी 2 बिट वेब नॉवल राइटर जैसा। एक दिन डॉक्टर मुझे अलग ले जाता है। जब उसकी हालत बिगड़ती है तो वह खुद के खिलाफ भी बोलने लगता है। लेकिन अजीब बात यह है कि कभी कभी वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, पूरी तरह होश में, एकदम साफ दिमाग। और तभी अंदर से ईथन की आवाज आती है, सुनो, असली वारिस और नकली वारिस को दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर कुछ बहुत रोमांटिक कर सकते हैं। मैंने इस विषय पर बहुत पढ़ाई की है। मुझे बाहर निकालो, मैं साबित कर दूंगा। माँ, तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है।